उपन्यास के 13वें भाग में हमने पढ़ा कि कैसे मीनल के जाने के बाद भी शोभन ने खुद को साहित्यिक कामों में व्यस्त कर कुंतल से दूरियां बनाई रखी। मेरी यातना अपनी महत्वाकांक्षा और लिप्सा के सघन क्षणों का सप्ताह बिताकर शोभन लौटे। तब सबसे पहले उन्होंने अपने साहित्यिक मित्रों को आमंत्रित किया। लौटी तो मैं भी थी, लेकिन शोभन के साथ लौटी थी ये नहीं कह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धागे से खींच कर बलात कोई कलकत्ते ले गया और उसी तरह बेजान खिलौने जैसे खींचकर वापस भी ले आया। फूलबगिया में जंगली लतर एक सप्ताह में ही बढ़ चढ़कर फैल रही थी। अब अपनी व्यवस्था से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लतर बढ़ रही थी और मेरा भविष्य छोटा होता जा रहा था। कलकत्ते से लौटने के बाद शोभन ने फिर साहित्यिक मित्रों से संपर्क बना लिया। ये संपर्क उन्हें बनाना ही था। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी शोभन का निहित उद्देश्य था। सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था वे नाराज थे। शोभन अब उनके सामने सफाई ये देना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वो संयोजकों की नासमझी से हुआ। उन्होंने इन तमाम लोगों के नाम दिए थे, लेकिन आयोजक शायद इन नामों से परिचित नहीं थे। ये कहकर शोभन जहाँ अपना बड़प्पन दिखा रहे थे वहाँ ये भी साबित करना चाहते थे कि बाकी लोग शोभन से कितने छोटे हैं। तभी तो संयोजक उनके नाम याद नहीं रख पाए। शोभन ने उन्हें बताया कि वास्तव में तो सम्मेलन के बाद अभी असली समारोह शुरू होना है। शोभन उसे लड़ाई की संज्ञा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब साहित्यकार को एक व्यापक लड़ाई लड़नी होगी। असली काम तो ये लड़ाई ही है। शोभन में साधारण चतुराई नहीं थी। अपने से पराजित लोगों को फिर अपने साथ ला खड़ा करने की कला उन्हें आती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसन्न युद्ध का संकट और मानव की यातना से संघर्ष का लंबा चौड़ा ब्यौरा शोभन ने दिया। उनका कहना था कि इस आसन्न संकट के बीच मानव को अपने खोए हुए मूल्य और मर्यादाओं की खोज करनी होगी। शोभन के एक कलाकार मित्र सहसा बीच में ही बोल पड़े थे, लेकिन बंधु, इस पर तो पहले ही से काफ़ी कुछ काम हो चुका है और फिर वर्मा जी ने इस विषय की पूरी पुस्तक ही लिखने की सोच ली है। संवाद सुनते सुनते मैं अपने आप में मुस्कुराई। पुस्तक अब वर्मा जी की तो क्या ही लिखेंगे। वर्मा जी ने जो कुछ सोच समझकर अपने को स्पष्ट करने के लिए शोभन से कहा सुना था। शोभन का दिमाग इस मामले में तो काफ़ी तेज है। वर्मा जी से जो बहस होती रही थी उसे शोभन लगातार रात में लेखबद्ध करते रहे थे। पांडुलिपि अब टाइप भी हो चुकी थी, सिर्फ प्रकाशन की कसर थी। और अब मानव मूल्यों पर जिस बहस का आयोजन वे यहाँ और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे वह तो वास्तव में उनकी इस किताब का उद्घाटन समारोह भर होने वाला था। ऐसे मामलों में शोभन कितने कुशल हैं। सम्मेलन के लिए कलकत्ते जाते समय ट्रेन पर उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाए गए डॉक्टर भुवन भी थे। भुवन जी से शोभन ने पूछा था कि वे किस समस्या को उठाना चाहेंगे। डॉक्टर भुवन ने तभी अपने विचारों की रूपरेखा उन्हें बताई थी। वे सम्मेलन के दौरान शायद सन्नाटे में आ गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि विषय परिवर्तन करते हुए शोभन ने उन्हीं की रूपरेखा को विस्तार देकर प्रस्तुत कर दिया था। इस बृहत्तर सम्मेलन की तैयारियां शुरू होते होते दशहरे की छुट्टियां हो गईं। शोभन खिल उठे कि मीनल फिर आ पहुंची। फूलबगिया में जंगली लतार और भी अधिक बढ़ गई थी। मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने की सामर्थ्य मुझ में बची नहीं थी। या यूँ कहूँ कि जब उसे काटने का समय था तब मैं निरुपाय बैठी रही। अब उसे बढ़ने देने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी क्या था। मीनल से उनके वही लंबे लंबे कभी न खत्म होने वाले संवाद शुरू हो गए। मैंने सुना वे बड़े हर्ष से मीनल को बता रहे थे कि भारत पब्लिशर्स के निदेशक श्री रतनलाल का पत्र आया है। रतनलाल चाहते हैं कि उनके बड़े साप्ताहिक के बारे में अंतिम रूप में शोभन अपना फैसला दे दें। कलकत्ते के सम्मेलन के दौरान रतनलाल ने शोभन से कहा था कि उन्हें अपने साप्ताहिक का संपादक बनाना चाहते हैं। शोभन समाचार से गदगद हो उठे थे। वे साधारण खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाहिर ये किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने में उन्हें असुविधा हो रही है और इलाहाबाद जाकर अपने मित्रों से सलाह मशवरा करने के बाद ही वे अंतिम रूप से कुछ निर्णय ले सकेंगे। नाम के लिए अपनी वृत्ति जाहिर करने के बाद शोभन ने अपने मित्रों से इस बात की चर्चा भी की थी। मित्रों को वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें कितना बड़ा महत्व मिल रहा है। वर्मा जी ने बहुत धीरे से मुस्कुरा कर कहा था, शोभन, तुम्हें याद है कि पिछले बरस हम लोगों ने सम्मेलन किया था। तुमने उसमें कहा था कि साहित्य और साहित्यकार के लिए राज्यश्रय कितना खतरनाक है। ये बताओ शोभन, तुम्हें दिया जाने वाला ये संपादक तो क्या एक धनी व्यक्ति या आश्रय नहीं होगा। वर्मा जी ने जो नहीं कहा था वो शोभन के चित्कार कवि मित्र ने ठाकेदार हंसी के साथ कह डाला, राज्यश्रय छोड़कर सेठाश्रय चुनेंगे। शोभन ने वो वार्तालाप इससे आगे चलने नहीं दिया था।
अपने मित्रों से जो अवमानना मिलनी थी उसे शोभन मीनल से छुपा गए। बल्कि उन्होंने कहा कि उनके साहित्यिक मित्र उनसे इसलिए रुष्ट हैं कि ख्याति की दौड़ में वे पीछे रह गए। मीनल ने उनके इस आत्मसंतोष को समर्थन दिया। शोभन बहुत खुश थे कि उनकी महत्वाकांक्षा को आयोचित बल मिल रहा है। शोभन से कटी हुई मैं अब इतनी तिक्त होती जा रही थी कि उस दुनिया में झांकने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मैंने अपने आप को जब निर्वासित कर लेने का ही निश्चय कर लिया था। शोभन के साहित्यिक मित्रों से मेरे निर्वासन का ये रहस्य छिपा हुआ नहीं था। बहुत कम बोलने वाले वर्मा जी ने एक बार संकेतों से ये कहा था कि पाली हुई बिल्ली कभी चेहरे पर भी पंजा मार देगी। मीनल का ध्यान इन व्यावसायिक संवादों में नहीं लग रहा था और शोभन को तब तक संतोष नहीं होने वाला था जब तक वे पूरी तरह मीनल को ये न समझा देते कि पत्रिका की इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद न केवल शोभन अतिरिक्त प्रतिष्ठा ही अर्जित कर सकेंगे बल्कि मीनल और उनके संबंध भी अधिक गहरे और अधिक उन्मुक्त हो सकेंगे। शोभन को जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी वो पत्र रतनलाल की ओर से उनके पास आ गया। रतनलाल ने लिखा था वे सपरिवार नैनीताल जा रहे हैं। अच्छा होगा शोभन भी वहीं आ जाए। पत्रिका के बारे में बात करने में भी आसानी होगी। शोभन पत्र पाकर उछल पड़े। उत्साह में वे ये भूल गए कि मैं उस समय वहाँ थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बात बदलते हुए बोले, कितना अच्छा होगा कि हम लोग बहुत दिनों के बाद हमारा सोचा हुआ संभव हो जाएगा। कब बुलाया है? मीनल ने पूछा। कब? शोभन ने रतनलाल का पत्र मीनल के आगे बढ़ाकर कहा। बस जितनी जल्दी हम लोग चल सकें। वे लोग तो नैनीताल पहुंच भी चुके होंगे। मैं तो अभी चल सकती हूँ, मीनल ने उत्साह से कहा। शोभन ने अब मेरी ओर देखा। मेरी उपस्थिति मात्र से शोभन अव्यवस्थित हो रहे थे। अनमने स्वर से मैंने बोला, मुझसे बोले, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुंतल को काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, आप दोनों हो आइए, मैंने उपेक्षा से कहा। शोभन माने नहीं, मान सकते भी नहीं थे, बल्कि उनके लिए उस समय मेरा साथ न जाना घातक भी हो सकता था। शोभन मीनल को ले ही जाना चाहते थे। मीनल और उनके लिए ये सुअवसर पके फल की तरह जैसे ऊपर से आ टपका था। नैनीताल की पृष्ठभूमि से अधिक उपयुक्त उनके स्नेह संबंध के लिए और हो ही क्या सकता था। लेकिन मीनल को अकेले ले जाने लायक साहस उनमें नहीं था। रतनलाल का भी परिवार वहाँ था। शोभन ये भी जानते थे कि रतनलाल विवाह संबंध से बाहर शोभन का संबंध पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्थान, समृद्धि की बहुत बड़ी सीढ़ी उन्हें मिलने जा रही थी। उस सीढ़ी के लिए वे ऐसा कोई खतरा किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे। मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, केवल अपनी पराजय की व्यथा ही थी। उनके आग्रह का सामना करने के लिए मेरे पास सीधे कोई तर्क नहीं था। मेरा ध्यान तोरू की ओर गया। मैंने थोड़ी तिक्तता के साथ कहा, नैनीताल में काफ़ी सर्दी पड़ेगी, तोरू के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं हैं। तो क्या हुआ, वहीं नैनीताल चल कर ले लेंगे, शोभन ने कहा। थोड़ी सी ऊन खरीद लेना, उससे तोरू के लिए स्वेटर बुन लेना, मीनल ने कहा। तब तक उसे साल उड़ा लेना। मेरा मन जल उठा, क्षोभ से गला रोंद आया। ये कैसी नीति है? सब कुछ मेरा है, फिर भी मैं उसे अपनी एकमात्र बच्ची तोरू के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। प्रसंग की कटुता को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बात बदल ली। और कोई समय होता तो शोभन का रुख बिल्कुल ही दूसरा होता। इस समय तो वे किसी भी कीमत पर स्थिति संभालने को आमादा थे। सारी बात भूलकर उन्होंने अतिरिक्त आत्मीयता दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें तो चलना ही होगा। मैंने मन में सोचा था कि यात्रा के बीच मन बदल जाएगा, नई जगह पहुंचूंगी तो नया वातावरण अवसाद को अपने ही आप में समेट लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रास्ते भर मेरा अवसाद और अधिक बढ़ गया। मुझे याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए थे। तब से इतने वर्षों पहले की उस कुंतल और आज की इस कुंतल में एक जैसा कुछ भी नहीं बचा था। शोभन मीनल से सटे हुए खिड़की से बाहर देख देख कर इस तरह बातें कर रहे थे कि देखने वाला उन्हें ही पति पत्नी समझता। पता नहीं यात्रियों ने ध्यान दिया था या नहीं। मैं उनके सामने किसी आया से अधिक शायद ही कुछ लग रही थी। बीच बीच में मन का दर्द भरता तो मैं तोरू को सीने में भींच लेती। रास्ते भर एक बार भी शोभन की ओर चेहरा घुमाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। स्टेशन पर खांसी सर्दी थी। डब्बे के अंदर मौसम उतना सर्द नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मैंने देखा तोरू की नन्ही नन्ही उंगलियां सर्दी के कारण नीली हो आई थीं। मन कचोट उठा। शोभन ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तोरू को सर्दी भी लग रही होगी। स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग टैक्सी में बैठे। मैंने सोचा कि अब शायद शोभन पहले बाजार की ओर चलें और तोरू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदें, लेकिन शोभन ने टैक्सी वाले को सीधे नैनीताल चलने का आदेश दे दिया। मेरा मन चित्कार हो उठा।
मुझसे रहा नहीं गया। हार कर मैंने कहा, ज़रा ठहरो। शोभन ने मेरी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। मैंने तिक्ता को दबाते हुए कहा, तोरू को इतनी सर्दी लग रही है, पहले कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते। बात कहने के बाद क्षोभ और शर्म से मेरी कनपटियाँ जल उठीं। कंठ में उभरती हुई रुलाई को बड़े यत्न से मैंने रोका। बेबी के लिए कपड़े खरीदे गए, लेकिन मैं समझ ही रही थी कि उसके पीछे शोभन की मजबूरी भले रही हो। उनका उत्साह नहीं था। कपड़े खरीदने के बाद हम नैनीताल के लिए रवाना हो गए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पहले से भी ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। एकमात्र तोरू को छोड़कर टैक्सी की खिड़कियों से बाहर दिखते दृश्यों में मुझे सबसे ज़्यादा अपनापन नजर आ रहा था। नैनीताल पहुँचते पहुँचते सूरज ढल चुका था और भीगी हुई सर्दी आसपास लौटने लगी थी। तोरू को सावधानी से गोद में समेटकर मैंने अपने दोनों पैर झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी यहाँ शोभन भी थे। 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक कड़वाहट मेरे पास बैठी थी और अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। ये झील डूबने के लिए भी तो काफ़ी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि पराजय की जिन गहराइयों में मैं डूब चुकी हूँ, उनसे इस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो ये है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, छकछोर कर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़ कर लौटी है, वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल धवल अपनी छाती पर खेलकर नीचे ढकेल दी गई जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरितिमा को अमर बेल खा गई, लेकिन जीवन शक्ति के तंतु अभी भी जीवित हैं। शोभन की प्रतीक्षा निरर्थक थी। प्रतीक्षा करने की इच्छा भी नहीं थी। सूरज ढलते ढलते चूंकि सर्दी और अधिक हो जाने का डर था, इसलिए मैं तोरू को लेकर झील के किनारे से लौट पड़ी। एक जगह मैं ये सोचकर संतुष्ट भी हुई कि शोभन और मीनल जब वहाँ लौटेंगे तो मुझे ना पाकर निराश होंगे। होटल पहुंची तो मालूम हुआ कि भारत पब्लिशिंग हाउस के रतनलाल जी का संदेश आया हुआ था। रात को भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक की ओर से शोभन और श्रीमती शोभन को डिनर पर बुलाया गया था। श्रीमती शोभन देखकर मन जल उठा। जी में आया कि मैं उस शिल्प को फाड़ दूं। निमंत्रण तो शोभन और मीनल के लिए होना चाहिए था। श्रीमती शोभन का नाम का पद अवश्य था, लेकिन उस पद पर अगर मीनल ना थी तो मैं भी नहीं थी। काफ़ी रात गए शोभन लौटे। कमरे का दरवाज़ा खुलने से पहले मुझे हंसी सुनाई दी। मीनल हंस रही थी, इस तरह हंस रही थी जैसे गुदगुदाया जा रहा हो। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन खोलने के लिए मैं उठी नहीं। शोभन अंदर आए। आसपास उन्होंने इस तरह देखा जैसे कमरे में मेरा और तोरू का अस्तित्व ही ना हो। मेज पर भारत पब्लिशिंग हाउस से आई हुई शिल्प एक एश ट्रे से नीचे दबी हुई थी। शोभन ने उसे पढ़ा और बोले, ओहो, देर ना हो जाए कहीं। 8 बजे बुलाया है और 8:30 और 7:30 तो वैसे ही बज रहे हैं। मीनल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ ध्यान आ गया। शायद उन्होंने ये सोचा कि डिनर पर उन्हें सपत्नीक बुलाया गया है। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक विचारों से बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। डिनर पर इस तरह किसी पराई लड़की के साथ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत बोले, और कुंतल, तुम तो काफ़ी पहले से आ गई थी। तुम्हें तो अब तक कपड़े बदल ही लेने चाहिए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उनके स्वर में काफ़ी नरमी थी। उनका उद्देश्य छुपा नहीं रहा। वे अभिनय करना जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे न जाने पर मीनल को ले जाना भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। बहुत रूखी आवाज़ में मैंने कहा, आप चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शोभन का अभिनेता पूरी तरह सकीरे हो उठा। वे मनुहार पर उतर आए। मनुहार भरी जबरदस्ती के बाद अनंता वे ही फिर जीते। डिनर से लौटने के बाद मेमने की खाल में छुपा हुआ भेड़िया सहसा बाहर आ गया। उनका काम निकल चुका था, इसलिए अब अभिनय की कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिकों से साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए काफ़ी अच्छे शर्तें तय हो गई थी। मालिक इस कमरे में इस समय मौजूद नहीं थे, इसलिए शोभन को अपनी प्रसन्नता जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। मीनल को उन्होंने बाहों में भरा और चूम लिया। डिनर के दौरान मैं शोभन से कुछ दूर बैठी थी, इसलिए उस समय मुझे पता नहीं चल सका था कि उन्होंने उस समय जो खुशी जाहिर की उसका राज क्या था। मीनल को भी उतना सब पता नहीं था। रात काफ़ी हो गई। होटल में गहरा सन्नाटा छा गया था। कमरे में 2 बड़े पलंग पड़े थे, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर। एक पलंग पर मैं थी और तोरू के साथ, और दूसरे पर शोभन मीनल के साथ। वे धीरे धीरे मीनल को बता रहे थे कि तय ये हुआ है कि शोभन यूनिवर्सिटी से
1 साल की छुट्टी लेकर बम्बई जाएंगे और ये देखेंगे कि वे पत्र संभाल सकते हैं या नहीं। कुंतल और तोरू इलाहाबाद में माँ के साथ रहेंगी। आगे बहुत कुछ मैंने स्वयं भी जोड़ दिया। यानी मीनल के लिए यह आसान हो जाएगा कि जब तक चाहे बम्बई में शोभन के साथ रहे, क्योंकि तब दोनों के बीच में से कुंतल का व्यवधान भी दूर हो जाएगा। बातों का सिलसिला व्यवसाय से हटकर लिप्सा की गलियों में उतर गया। मैंने दूसरी ओर करवट बदल ली। शोभन और मीनल के संवाद चुंबन और सितकारों में बदल गए। मैं अपने दांत भींच कर तकिए में सिर गड़ाए लेटी रही। इस पर्वतांचल में एक बार पहले भी मैं शोभन के साथ आई थी, लेकिन तब यहाँ ये दूसरा पलंग नहीं था और तब मेरा प्यार भी किसी दूसरे पलंग पर नहीं था। कहाँ कहाँ भटकते रहे थे हम लोग। पूरा वो 1 महीना कितनी तेज़ी से किसी पानी की धार की तरह पर्वत से कूद कर नीचे तक दूरी तय कर गया था। लेकिन अब यही मेरा संबंध एक ऐसा ग्लेशियर बन गया था जो इतने धीमे धीमे आगे बढ़ता था कि लगता था जैसे उसमें गति है ही नहीं। 2 हफ्ते का वह छोटा सा समय कितनी कठिनाई से बीता ये मैं नहीं कह सकती। 15 दिन के बाद हमारे वापस लौटने का दिन आ गया। लेकिन वो वापसी किधर? क्या मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस लौट सकती हूँ? बहुत सी परिस्थितियों में वापसी सुख देती है, लेकिन इस वापसी में सुख नहीं था। मुझे मालूम था कि अब जिस इलाहाबाद में मैं वापस जा रही हूँ वह किसी निर्वासन से कम नहीं होगा। घर पर 15 दिनों में फूल बगिया में वो लतर फिर फैल गई थी। शोभन और मीनल तेजी से माँ को आवाज़ देते हुए अंदर चले गए। मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उस लतर को देखने लगी। जाने क्यों इस बार लगा कि वो लतर मेरी दुश्मन ना होकर कहीं मेरे मन की एक यातना ही है। जिस तरह मेरी यातना विवश होकर मेरे तन में फैलती जाती है, उसी तरह ये लतर भी विवश है। बम्बई जाने के शोभन के निश्चय पर माँ अवाक रह गई। कातर होकर बोली, बेटा, अब जीवन के थोड़े से ही दिन रह गए हैं। इसी गंगा के चरणों में जीती रही हूँ। यही थोड़े दिन बाद समा जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँगी बेटा? अब तो कोई अपना घर भी नहीं है। उसे बेचा ना होता तो वहीं जाकर रह लेती। फिर कुछ सोच कर बोली, लेकिन बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बड़ी नौकरी है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। शोभन ने ऐसा जाहिर किया जैसे माँ के बिना बम्बई में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जानती हूँ उनके मन में क्या था। वे जानते थे कि अगर माँ बम्बई गई तो शोभन की योजना पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी कुशलता के साथ शोभन ने योजना बनाई थी। उतनी दूर नई दुनिया में जाने के बाद शोभन के लिए मनमाना एकांत मिलना था। वे जानते थे कि वहाँ उनके और मीनल के बीच तीसरा कोई नहीं होगा। उन्हें ये भी पता था कि इलाहाबाद में तो मित्रों और परिचितों का एक लिहाज भी करना पड़ता था। वो लिहाज बम्बई में ज़रूरी नहीं होगा। मीनल कलकत्ते चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि जाने के पहले वो शोभन से बहुत कुछ तय भी कर गई थी। शायद शोभन ने यह भी समझा दिया था कि अब कुछ ही दिनों के बाद उसके बाद साहित्यिक मित्रों के बीच हुई प्रतिक्रिया शोभन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी धूर्त मुस्कुराहटों से वे उसे दबाते रहे। स्पष्ट कहने वाले लोग वैसे भी कम थे। सिर्फ एक बात वर्मा जी ने हंसकर कही थी, अब तो एक और कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जिसका विषय होगा साहित्यकार और श्रेष्ठाश्रय। पिटी हुई हंसी के अलावा शोभन के पास कोई और उत्तर नहीं था। दुनिया में हुई अपनी इस पराजय को शोभन अपनी भावी योजनाओं के सपने से ढक लेते थे। शोभन मुझसे आंखें चुरा रहे थे। इन दिनों लगातार आंखें चुराते रहे थे। कोशिश यह करते थे कि या तो मित्रों में ही बहुत रात बीत जाए या फिर लिखते हुए इतनी देर हो जाए कि मैं अनायास सो जाऊं। हर रात एक घुटन मन में उमड़ती थी। नैनीताल से लौटकर आने के बाद और मीनल के लौट जाने के बाद जो एकांत हुआ था उसका कोई भी अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। मेरे और शोभन के संबंधों की धरती का एक एक छोर उस जंगली लतर से ढक गया था और वहाँ एक अंकुर भी उग नहीं सकता था। मेरे निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शोभन के पास अब अकेला कुछ ही नहीं था जिसे मैं अपना कह सकती थी। कई दिन मैंने सोचा और इस बात की कोशिश भी की कि तोरू को जल्दी सुलाकर मैं शोभन से कुछ बातें करूं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं आया। या तो शोभन उसी वक्त कुछ लिखने में बहुत व्यस्त हो जाते थे या सहसा वो याद दिलाने लगते थे, देखो तोरू अकेली सोई है, पलट कर गिर जाएगी। उनकी इच्छा को बहुत अच्छी तरह समझकर मन की चोट दबाए हुए आकर मैं अपने पलंग पर लेट जाती। चुपचाप उभरती हुई रुलाई गले में रोक कर जाने कितनी देर तक भीगी हुई आंखें तकिए पर दबाए लेटी रहती और फिर सो जाती। शोभन का रिजर्वेशन हो चुका था, तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगले दिन उन्हें बम्बई रवाना होना था। सिर्फ एक रात ही बीच में थी। सारे दिन मन अपने आप में थमता रहा। मैंने निर्णय किया था कि आज इस रात जैसे भी होगा मैं कोशिश करूंगी कि इस द्वंद्व का फैसला हो ही जाए।
अगर कुछ टूटना है तो वह अंतिम रूप से टूट जाए। अगर कुछ शेष बचा है तो उसे रेत के रेगिस्तान से पानी नहीं निकलता। तपती धूप में वो दूर पर कभी कभी चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं होता। रेत में तड़पती हुई मछली के लिए वहाँ पानी नहीं, सिर्फ रेत होती है। सुबह पहले से ही सावधान थे। अपने निकट मेरी उपस्थिति का एहसास होते ही उन्होंने अपने आप को इस तरह व्यवस्थ कर लिया कि जैसे कोई बहुत ही ज़रूरी कागज़ वे खोज रहे हों। थोड़ी देर में मैं ज्यों की त्यों खड़ी रही। मेरी उपस्थिति से उन्हें मानसिक कष्ट हो रहा था। उसी तरह कागज़ों को देखते हुए बोले, तुम सो क्यों नहीं जाती? ज़्यादा जगने से तबीयत खराब हो सकती है। याचना की उस पिछली अवधि में पहली बार मैं इस तरह फूट कर रो पड़ी कि अब लगता है जैसे उससे बड़ी भूल मैंने दूसरी नहीं की होगी। रोने की आवश्यकता क्या थी? किसके सामने मैं रोई थी और क्यों रोई थी? इस तरह रोकर अपनी कमज़ोरी जाहिर करने के अलावा मैंने किया क्या था? शोभन कागजों में और अधिक व्यस्त हो गए थे। मुझे अपमान महसूस हुआ। मेरी रुलाई बढ़ गई, लेकिन शोभन ने अपनी व्यस्तता तोड़ी नहीं। शोभन की उदासीनता से जो अपमान महसूस हुआ, उसने एक बड़ा काम ज़रूर किया। मेरी रुलाई रुक गई। ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अधिक रोती तो अपमान भी अधिक बढ़ता। शोभन की उदासीनता में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पता चल गया था कि मेरा निर्वासन अब निश्चित हो गया है। मैं तेज़ी से अपने पलंग पर लौट आई। शोभन ने शायद अपनी निरर्थक खोज एक क्षण के लिए बंद कर दी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शोभन शायद उस सन्नाटे से ऊब गए होंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनाई दी, कुंतल, तुम तो बच्चों की तरह व्यवहार करती हो। बात तो कुछ समझती नहीं। जाना है और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी है। कुछ बहुत कड़वी बातें मन में आईं, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। अब ऐसा रहा ही क्या था जिसे मैं नहीं समझती? सभी कुछ तो साफ हो गया था मेरी आंखों के सामने। मन कर रहा था कि मेरे शब्द कोई ऐसा हथियार बन जाए कि जिससे या तो मैं अपने आप को बेध लूँ या, लेकिन नहीं। उस समय भी प्रतिशोध की राह में मेरे संस्कार आ खड़े हुए थे। विवशता और मानसिक थकावट के कारण मैं जाने कब सो गई थी।